सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देने के बाद पेशेंट को इसके बाद में मेंटेनेंस के लिए क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो इंप्रूवमेंट के चांसेस वगैरह दिख रहे हैं, तो पेशेंट को आईवी थेरेपी बाय क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस वगैरह पेशेंट को देना पड़ता है। मतलब हम लोगों को वहाँ पे पेशेंट को एनएस हो गया या फिर आरएल वगैरह हो गया, ये सब फ्लूइड वगैरह पेशेंट को धीरे धीरे एक एक करके देना रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना फ्लूइड देना है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग जरा सा अभी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को जरा सा आईवी फ्लूइड वगैरह है, पेशेंट को समझो वहाँ पे 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से वगैरह हम लोग जो फ्लूइड वगैरह क्रिस्टलाइट सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका डोसेज जो है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि वहाँ पे डोसेज जो है धीरे धीरे टैपरिंग करके धीरे धीरे कम करना रहता है ऐसे केसेस में। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग इतना सारा फ्लूइड दे रहे हैं तो पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड में भी जाने के चांसेस वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड में भी जाने के चांसेस रहते हैं। सो हम लोगों को जो है एक एक करके फ्लूइड थेरेपी में जो है धीरे धीरे डोजेस वगैरह धीरे धीरे कम करना है। मतलब वहाँ पे 10 ml दे रहे हैं तो 6 ml पे करना है, 6 ml पर केजी से धीरे धीरे 3 ml पर केजी पर आवर से धीरे धीरे फ्लूइड वगैरह है धीरे धीरे मेंटेनेंस करके कम करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डिसकंटिन्यू 24 आवर टू 24 टू 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को जो है आईवी फ्लूइड वगैरह दे धीरे धीरे हम लोगों को डिसकंटिन्यू करना रहता है ऐसे केसेस में। मतलब आप पेशेंट को वाइटल्स वगैरह स्टेबल लग रहे हैं, पेशेंट को बीपी पल्स वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को नॉर्मल रेंज पे आ रहा है, यूरिन आउटपुट वगैरह पेशेंट को अच्छी तरह से आ रहा है, वहाँ पे साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह है, हीमोटोक्राइट भी नॉर्मल रेंज पे आ रहा है, प्लेटलेट काउंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह अच्छी तरह से होती है, तो हम लोग जरा से डिसकंटिन्यू वगैरह पेशेंट को जो है आईवी थेरेपी डिसकंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे पेशेंट को ओरली स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे ओरल फ्लूइड वगैरह पेशेंट को जरा सा हम लोग एडवाइस करते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छी तरह से आप लोगों ने अभी तक जो है ट्रीटमेंट जो है डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से हम लोगों ने अभी तक देखी है। फ्लूइड थेरेपी वगैरह क्या क्या देना रहता है, वहाँ पे फ्लूइड थेरेपी में क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस का क्या रोल है, कोलाइट सोल्यूशंस का क्या रोल है, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्लेटलेट्स के क्या रोल है, प्लेटलेट्स के टाइप्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में अभी तक देखी है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डेंगू फीवर में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन डेंगू फीवर, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जरा सा सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे डेंगू जो है जो कुछ भी है डेंगू फीवर वगैरह आता है, पेशेंट समझो फीवर वगैरह पेशेंट को आता है तो सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को मैक्सिमम डॉक्टरों का ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक वगैरह देना चाहिए या फिर वहाँ पे एंटीबायोटिक का भी अच्छी तरह से रोल वगैरह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि डेंगू फीवर क्या है, एक वायरल फीवर है, ठीक है। क्या है डेंगू फीवर, एक वायरल फीवर है। और हम लोग जो एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो कहाँ पे वर्क करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है जो प्योरली क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोगों को जरा सा क्वेश्चन पड़ा होगा कि डेंगू फीवर में फिर सब डॉक्टर्स वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह क्यों लगाते हैं। हम लोगों ने कई एमडी मेडिसिन फिजिशियन भी ऐसे देखे कि वो जरा सा पहले उस सिम्टम्स पेशेंट को जरा सा दिखते वैसे एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है जरा सा हम लोगों को समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं ये डेंगू फीवर में क्यों देते हैं, क्योंकि जो पेशेंट को जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वायरल फीवर में पेशेंट का क्या होता है, इम्यूनिटी तो डाउन रहती ही रहती है, इसलिए पेशेंट को WBC काउंट्स वगैरह धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या होता है, इम्यूनिटी वगैरह डिक्रीज होती है धीरे धीरे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि LRTI हो गया, मतलब वहाँ पे जैसे प्लूरल डिफ्यूजन है, समझो प्लूरल डिफ्यूजन में इन्फेक्शन वगैरह बैठ गया, या फिर एसाइटिस वगैरह है, या फिर समझो पेशेंट को समझो UTI वगैरह बैठ गया। तो ऐसे समझो सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह पेशेंट को बैठती है तो पेशेंट की जो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। मतलब पेशेंट क्या होता है यहाँ पे सेप्टिसेमिया या फिर वहाँ पे सेप्टिक शॉक में भी पेशेंट चले जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन में ना जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई पेशेंट को नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा एंटीबायोटिक वगैरह पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं तो पेशेंट को क्या है चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह धीरे धीरे बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोग जो है सिफेलोस्पोरिन, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन वगैरह है, ये सिफेपैराजोन, ये सब चीज़ें वगैरह या फिर सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह हम लोग ये आईवी थेरेपी पे यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स फॉर द डेंगू इन्फेक्शन आर यूज टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। इसलिए ये यूज़ करते हैं हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह ट्रीट करने के लिए ये यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। बिकॉज ऑफ वायरस कॉजेस डेंगू फीवर, जैसे हम लोगों ने देखा कि क्या डेंगू फीवर वायरल फीवर है, इसलिए एंटीबायोटिक का रोल सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन कवर करने के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक रोल फॉर एंटीबायोटिक टू ट्रीट इट, ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक का ज़्यादा कुछ रोल वगैरह नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ट्रीट वगैरह करने के लिए हम लोगों को ज़रा सा एंटीबायोटिक वगैरह पेशेंट को देना ही चाहिए, ठीक है। एज माई ओपिनियन फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग मैंने बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह यहाँ पे ट्रीट वगैरह किए हैं
तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट को जैसे कि फीवर वगैरह आता है तो ऐसे केसेस में ज़रा सा इनिशियल एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि समझो वायरल फीवर वगैरह पेशेंट को दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वायरल फीवर में डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह पेशेंट को ऐसे वायरल फीवर में वगैरह इनिशियल स्टेज में जैसे स्टार्ट करना चाहिए। और पेशेंट को जैसे इन्वेस्टिगेट हम लोग करते हैं तो इसके हिसाब से फिर वहाँ पे डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबायोटिक का। अभी हम लोगों को लगता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर कैसे वायरल फीवर है तो यहाँ पे एंटीवायरल्स वगैरह देने चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीवायरल का भी कुछ ऐसा आइडियल रोल नहीं है। जैसे कि हम लोग जैसे डेंगू फीवर वगैरह देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे ऐसे में एंटीवायरल का भी कुछ रोल नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंटेड कहाँ पे भी नहीं है कि फ्रेंड्स एंटीवायरल्स वगैरह देना चाहिए, या फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी ऐसा अवेलेबल नहीं है कि एंटीवायरल के इंप्रूवमेंट वगैरह ऐसे एंटीवायरल्स वगैरह यूज़ करने चाहिए ऐसे डेंगू फीवर में। इसलिए यहाँ पे एंटीवायरल का भी कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है। जो कुछ भी रोल है पेशेंट को अच्छी तरह से आईवी फ्लूइड्स देना रहता है और उसके हिसाब से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करना रहता है। यही आइडियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह है फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीवायरल का भी कुछ रोल वगैरह खासा नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक एंटीवायरल वगैरह है हम लोग जैसा ये देख के वगैरह मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह है सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सेकेंडरी इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया एंटीबायोटिक। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे स्टेरॉइड्स का क्या रोल है यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एमडी मेडिसिन है या फिर वहाँ पे बहुत सारे फिजिशियंस है, बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह है, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कुछ हद तक यूज़ भी है, कुछ हद तक जरा सा कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड ऐसा नहीं है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा ऑब्जर्वेशन स्टडी वगैरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि डेंगू फीवर में हम लोग जरा सा इनिशियल स्टेज में सब लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है जरा सा पेशेंट को जो सीवियरिटी है ना सीवियरिटी वहाँ पे बढ़ती नहीं है। ठीक है, मतलब पेशेंट सीरियस इलनेस पे जाता है तो पेशेंट जरा सा सीवियरिटी वगैरह बढ़ती नहीं है। ऐसा भी पाया जाता है कि फ्रेंड्स वहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी में वगैरह से पाया गया है कई बार कि जब कैपिलरी की हम लोग फ्रैगिलिटी वगैरह देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, तो कुछ हद तक ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी की फ्रैगिलिटी वगैरह कई बार जरा सा कम कर देता है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज वगैरह होने नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, वहाँ पे कहीं पे ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट में पाया गया है कि वहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स वगैरह है धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने नहीं देता, मतलब वहाँ पे पेशेंट जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर वहाँ पे डेंगू इमर्जेंसी फीवर में वगैरह पेशेंट ज़्यादा डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह पेशेंट लैंड नहीं होता फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह है डेंगू में क्यों यूज करते हैं, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सजेस्ट दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हैव अ बेनिफिट इन अ डेंगू रिलेटेड शॉक, मतलब जैसे कि हमने अभी देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू रिलेटेड शॉक में वगैरह इसका यूज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि प्लेटलेट काउंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने नहीं देता, मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो सीरियस इलनेस की तरफ पेशेंट जा रहा है वो जरा सा वहाँ पे ग्रेडिंग वगैरह जो है धीरे धीरे कम कर देता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो सीरियस ज़्यादा नहीं होने देता जैसे इनिशियल स्टेज में यूज़ किए तो। ठीक है, मे प्रिवेंट द प्रोग्रेशन टू सीवियर इलनेस, मतलब जो पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है सीवियर इलनेस में ये कम कर देता है इफ गिवन इन अर्ली कोर्स ऑफ द इलनेस, मतलब वहाँ पे जैसे एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग जैसे डेंगू फीवर के स्टार्टिंग के टाइम में देते तो जरा सा हम लोग ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ऐसे WHO का क्या कहना है कि फ्रेंड्स हम लोग जरा सा डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर वहाँ पे डेंगू फीवर में वगैरह हम लोग ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेशेंट हाई सस्पेक्टेड जो है गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है पेशेंट को या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार जो ब्लीडिंग के चांसेस वगैरह रहता है, इशोफेजियल वायरसेस वगैरह रहता है समझो, ऐसे केसेस में हम लोग जो स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे अल्सरेशन से पेशेंट को जो है ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट को बढ़ जाती है। ठीक है, अल्सरेशन से ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट को बढ़ जाती है ऐसे स्टेरॉइड की यूज़ की वजह से वगैरह। तो हम लोगों को जरा सा ये पेशेंट समझो कुछ गैस्ट्रिक अल्सर्स है या फिर वहाँ पे समझो पेशेंट को इशोफेजियल वायरसेस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में वगैरह स्टेरॉइड थेरेपी वगैरह हम लोगों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह है इसको क्या करते हैं एग्रेवेट कर देते हैं और वहाँ पे अल्सर से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस वगैरह रहते हैं, इसलिए पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस इसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये स्टेरॉइड्स वगैरह डेंगू फीवर में अवॉइड करने चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट बहुत सारे इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह।
ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज में पेशेंट की जैसे हम लोगों ने बोला देखा कि अभी गैस्ट्रिक अल्सरेशन है, एसोफेजियल वायरसेस वगैरह है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में वगैरह हम लोगों को स्टेरॉइड्स वगैरह से अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जरा सा डेंगू फीवर वगैरह सब ट्रीटमेंट वगैरह देख रहे तो ये सब पूरी चीज़ें हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो पेशेंट को पपैया देते हैं या फिर वहाँ पे पपैया का लीफ एक्सट्रैक्ट देते हैं या फिर कीवी फ्रूट वगैरह देते हैं, तो इसका भी रोल हम लोगों को पता रहना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि पपैया लीफ का एक्सट्रैक्ट वगैरह पेशेंट को कब देना चाहिए या फिर इसका रोल वगैरह क्या है, ये भी हम लोगों को पता रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग जो देख रहे हैं पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट या फिर कीवी फ्रूट वगैरह, इसका इंप्रूवमेंट जो है ऑब्जर्वेशन स्टडी के हिसाब से या फिर वहाँ पे बहुत सारा हम लोग पेशेंट में देखते हैं, इसका इंप्रूवमेंट है पेशेंट में डेंगू फीवर के वगैरह बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह आता है। जो हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं इसके साथ साथ हम लोगों को ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके देना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके देना है, ना कि यहाँ पे पेशेंट को डायरेक्टली डिपेंड इसी पे नहीं रहना है, ठीक है। मतलब हम लोग जो अच्छी तरह से हम लोगों ने अभी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से देखी है, इसके साथ साथ हम लोग को ये पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट या फिर या कीवी फ्रूट वगैरह सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके देने चाहिए ऐसे केसेस में। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हुए तो पेशेंट में जल्दी से अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन जरा से मिथ वगैरह है ये दिमाग से निकाल देना कि डेंगू फीवर है पेशेंट को, और पेशेंट में हम लोग घर पे ही बिठा रहे हैं और पेशेंट को ये पपैया जो पपैया का जूस वगैरह या फिर वहाँ पे कीवी फ्रूट्स वगैरह है, कोकोनट वाटर वगैरह ये सब वगैरह दे के हम लोग पेशेंट को घर में ही आराम करवा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ साथ ये हम लोग जरा से सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग रोल ऑफ पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, द पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट हैज बीन शोन इंक्रीज एन एंजाइम, ठीक है। द पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट हैज बीन शोन टू इंक्रीज एन एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम रहता है विच प्रमोट्स द प्लेटलेट प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम रहता है, ये पे एंजाइम कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एलॉक्स, कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, एलॉक्स 12 करके एक एंजाइम है, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है, एलॉक्स 12 करके एक एंजाइम रहता है जो कि प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, ये एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। कई किसी ने आपको पूछा कि प्लेटलेट वगैरह जो बढ़ाने के लिए समझो यहाँ पे पपैया का लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह क्यों देते हैं, तो हम लोगों को ये जरा सा पता रहना जरूरी है कि यहाँ पे पपैया वगैरह हम लोग जो लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह दे रहे हैं तो ये एंजाइम इंक्रीज करने में जरा सा मदद कर देता है। कौन सा एंजाइम है, एलॉक्स 12 नाम का एक एंजाइम रहता है जो कुछ भी विच प्रमोट्स द प्लेटलेट प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। ये एलॉक्स 12 नाम का एक एंजाइम रहता है, इसलिए मतलब वहाँ पे प्लेटलेट प्रोडक्शन वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट से वगैरह पेशेंट को जो प्लेटलेट वगैरह बढ़ते हैं। इसलिए कई बार मार्केट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे काराका पपैया करके एक टैबलेट आता है, ठीक है। पेशेंट को जो काराका पपैया करके पेशेंट को जो कैप्सूल फॉर्म में टैबलेट्स भी है मार्केट में अवेलेबल, ये हम लोग के कैप्सूल वगैरह पेशेंट को है ये दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जो है पपैया का लीफ एक्सट्रैक्ट के साथ साथ हम लोग जो है पपैया का जो कैप्सूल है काराका पपैया करके आता है वो भी हम लोग देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पपैया लीफ का एक्सट्रैक्ट का जो यूज है वगैरह। अभी हम लोग देखते हैं कीवी फ्रूट का यूज वगैरह, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोगों ने कई बार देखा है कि कीवी फ्रूट्स वगैरह आते हैं बाजार में, या कीवी फ्रूट की फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्राम भी देख लेना कि कीवी फ्रूट्स वगैरह कैसे रहते हैं। यहाँ पे ऐसे दानेदार रहता है और वहाँ पे जैसा किसी फ्रूटी टाइप में रहता है, मतलब यहाँ पे जूसी टाइप में रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे जूसी टाइप का रहता है ये फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। ये कीवी फ्रूट्स वगैरह मार्केट में मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये कीवी फ्रूट वगैरह हम लोग पेशेंट में दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे कीवी फ्रूट का रोल देख लेते हैं, यहाँ पे कीवी फ्रूट क्यों कैसे कैसे यूज वर्क करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कंबाइन यूज ऑफ कीवी फ्रूट एंड काराका पपैया, ठीक है। पपैया का और कीवी फ्रूट का यूज क्या है यहाँ पे, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन, और वहाँ पे प्लेटलेट जो डिक्रीज हो रहे हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को जरा सा स्टॉप कर देता है, ठीक है। हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन। कीवी फ्रूट डज ड्यू टू इट्स इम्यून बूस्ट फंक्शन, ठीक है। कीवी फ्रूट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे इम्यून बूस्ट फंक्शनिंग भी है, मतलब वहाँ पे क्या करता है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या होता है बढ़ाने का काम करता है। वहाँ पे पेशेंट को जो है हाइड्रेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जैसे कैसे जूसी टाइप का रहता है, इसलिए पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे WBC काउंट वगैरह इंक्रीज करने में मदद करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो कीवी फ्रूट ड्यू टू इट्स इम्यून बूस्ट फंक्शन इंक्रीजेस वाइट ब्लड सेल्स, इस जैसे कि फ्रेंड्स इसलिए वाइट ब्लड सेल्स वगैरह इंक्रीज करता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कई बार देखते हैं कि फ्रेंड्स ये वायरल फीवर में वगैरह बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कीवी फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। दैट इज फाउंड टू बी डिक्रीज इन डेंगू फीवर, इसलिए हम लोग WBC काउंट्स वगैरह जो डिक्रीज होती है वायरल फीवर में, इसलिए जो कीवी फ्रूट्स वगैरह है ये प्लेटलेट काउंट्स इंक्रीज करने में, इसके साथ साथ जो है
WBC काउंट्स इंक्रीज करने में, जो है प्लेटलेट्स वगैरह इंप्रूव करने में पेशेंट को, इसके साथ साथ जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने में वगैरह ये यूजफुल होता है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कीवी फ्रूट्स भी पेशेंट को देना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में माना गया है कि जो इट इज ऑब्जर्व दैट कीवी, गोट मिल्क या फिर पपाया लीफ जूस एंड कोकोनट वाटर, these things helps in increasing the platelet counts. So dengue patients are advised to take too much food during this illness. इसलिए पेशेंट को तो इतना सारा इंप्रूवमेंट वगैरह पेशेंट में दिखता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जो है कीवी, इसलिए साथ साथ गोट मिल्क, उसके साथ साथ पपाया लीफ जूस वगैरह और वहाँ पे कोकोनट वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके वगैरह पेशेंट को देना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जो है हम लोग डाइट प्लान वगैरह करते हैं, तो डाइट में भी ऐसे तरह से जो कुछ भी हमारे बॉडी को जो हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करने के जो फ्लूइड्स वगैरह है, ये फ्लूइड्स वगैरह हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इसलिए ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए पेशेंट में तरह से 4-5 चीज़ें वगैरह ध्यान में रखना कि पेशेंट को कीवी फ्रूट, गोट मिल्क, पपाया लीफ जूस और कोकोनट वाटर वगैरह पेशेंट को बार बार वगैरह पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए पेशेंट को अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोग हाइड्रेट वगैरह करते हैं, तो पेशेंट को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट वगैरह आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोगों को देना पड़ता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये सब लिए हम लोगों ने अच्छी तरह से डेंगू फीवर में अभी तक डेंगू फीवर की डेफिनेशन, वहाँ पे उसके साइंस एंड सिम्टम्स, वहाँ पे उसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है, इसके साथ साथ वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या है, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनी तरह से देखी है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से देखी है। ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद हम लोग को प्रॉपर तरीके से पेशेंट में अप्लाई भी करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि पोस्ट मॉनसून वगैरह ऐसे डेंगू फीवर के बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह हमारे ओपीडी में वगैरह आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद हम लोगों को अच्छी तरह से पेशेंट में डायग्नोसिस भी करना है और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखने के बाद हम लोग जरा सा यहाँ पे एक केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा सा एक 5 मिनट में केस डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो वहाँ पे जो हम लोग हमारे हॉस्पिटल्स में वगैरह ऐसे यंग एज पेशेंट्स वगैरह ऐसे कि बहुत सारे आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर वहाँ पे रूम रेंट पे वगैरह रहता है उनका। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे कि मोस्टली जो बॉयज़ वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि हॉस्टल में वगैरह देखते हैं हम लोग, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल में वगैरह जहाँ हमारे